अपोजिशन ने अपनी एकजुटता दिखाने के लिए अभी कुछ दिनों पहले पटना में एक महाबैठक करी जिसमें कि सबके सब विपक्षी दलों के नेता ऑलमोस्ट शामिल हुए। हालांकि इस सभा के बाद से ही यहां पर टूट फूट की भी खबरें सामने आ रही हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाई कांग्रेस हमारे खिलाफ जो काम कर रही है पहले उसको बंद करे। ममता बनर्जी ने भी कुछ बिगुल फूंक दिया है। मतलब यहाँ पर गांव बसा नहीं है और उसके उजड़ने की खबरें पहले आने लगी। ऐसे में क्या वाकई में विपक्ष कोई ऐसी भारी चुनौती दे सकता है भाजपा को? इसी बारे में बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। दरअसल अगले साल होने वाले हैं चुनाव। आज से एक साल अगर हम आगे जाएं तो देश में 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका होगा। लेकिन 18वीं लोकसभा का नेता यानी कि प्रधानमंत्री कौन होगा, सबके अपने अपने इस बात के ऊपर दावे हैं। बीजेपी दावा करती है कि नरेंद्र मोदी को हरा पाना इस समय नामुमकिन है, तो वहीं विपक्ष दावा करता है कि सब साथ आए तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। और यही एक बड़ी वजह है कि जब लोकसभा चुनाव में एक साल से भी कम का समय बचा है तो विपक्ष ने एक बार फिर खुद को एकजुट दिखाया है। फर्क इतना है कि इस बार विपक्षी एकजुटता की तस्वीर दिल्ली से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर पटना में देखी गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुलावे पर शुक्रवार को 1 दर्जन से ज्यादा विपक्षी पार्टियों के नेता पहुंचे। इस बैठक का एकमात्र एजेंडा यही रहा कि 2024 में बीजेपी को सत्ता से कैसे बेदखल किया जाए। इस बैठक में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि सभी विपक्षी दल यहां आए हैं और हम सब मिलकर बीजेपी को हराएंगे। मतलब यहां पर जनता की सेवा करने के लिए किसी ने नहीं बोला कि हम सब मिलकर जनता की सेवा करेंगे, लेकिन हाँ, हम सब मिलकर बीजेपी को जरूर हराएंगे। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि नफरत का मुकाबला नफरत से नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ प्यार से ही हराया जा सकता है। कांग्रेस पूरे देश को एकजुट करने और प्यार फैलाने के लिए काम कर रही है। पूरे देश को तो एकजुट कर रही है नहीं कर रही है नहीं पता, लेकिन विपक्षी पार्टी को जरूर एकजुट कर रही है। इसमें नीतीश कुमार भी बढ़िया काम कर रहे हैं। खैर, बीजेपी ने पटना में हुई इस बैठक पर कहा कि कांग्रेस अकेले प्रधानमंत्री मोदी को नहीं हरा सकती, इसलिए वो दूसरों का सपोर्ट मांग रही। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि ये विडंबना है कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की हत्या देखने वाले कुछ नेता कांग्रेस की छत्रछाया में पटना में इकट्ठा हुए हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस सभा में पहुंचा कौन कौन था। तो देखिए, बिहार की राजधानी पटना में यह बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास एक अणे मार्ग पर हुई। बैठक में आरजेडी नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। वहीं विपक्ष की इस महाबैठक में 15 पार्टियों के 32 नेता शामिल हुए। इनमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, एम के स्टालिन, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, लालू यादव, भगवंत मान, राघव चड्ढा और अखिलेश यादव जैसे नेता शामिल रहे। मौजूदा समय में इन पार्टियों के पास लोकसभा की 543 में से 200 से भी कम सीटें हैं, लेकिन उनका दावा है कि वो मिलकर बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगी। हालांकि 2014 में 44 और 2019 में 50 के आसपास सीटें जीतने वाली कांग्रेस को वापसी की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश और फिर कर्नाटका में बड़ी जीत हासिल करने वाली कांग्रेस को 2024 में भारत जोड़ो यात्रा के चलते कमबैक करने की उम्मीद है। तब ऐसे में एक अगला सवाल आता है कि क्या वाकई में विपक्ष साथ आ पाएगा? तो देखिए, नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई इस मीटिंग के बाद विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जा चुके थे, लेकिन इसमें विपक्ष ने दावा किया कि साथ मिलकर चलने पर सहमति बन चुकी है। जेडीयू नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया कि मीटिंग अच्छी रही और साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमति बन गई। कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी कहा कि कुछ मतभेद जरूर हैं, लेकिन हमने साथ मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया है। वहीं टीएमसी की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दावा किया कि हम सब एक हैं और मिलकर साथ लड़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि साथ मिलकर चुनाव लड़ने में सहमति बनी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब विपक्षी दलों की अगली बैठक 12 जुलाई को होगी। हालांकि विपक्षी एकजुटता को अभी से झटका भी लग चुका है। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि जब तक कांग्रेस दिल्ली से जुड़े अध्यादेश पर उसका साथ नहीं देगी, तब तक पार्टी किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। आम आदमी पार्टी ने बयान जारी करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस समर्थन को तैयार नहीं होगी तो वो शिमला में होने वाली बैठक में शामिल नहीं होगी। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि साथ आकर मोदी को क्या हरा पाएंगे ये लोग? आपको जरा अब इन चीज़ों से जरा समझाता हूं। जो सीटों का गणित इस समय चल रहा है, उसके थ्रू हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर जाकर ये पूरी गाड़ी अटक सकती है और किस तरीके से पिछले कुछ समय में परफॉर्मेंस भाजपा ने किया है। अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो इस समय भाजपा के पास में 303 में से 74 सीटें हैं और इन 74 सीटों में से 50% का उनके पास वोट शेयर भी है, मतलब 50% से ज़्यादा का। अब ऐसे में साल 2014 की अगर हम बात करें तो कुल सीटें भाजपा ने जो जीती थी वो थी 282। अब इन 282 सीटों में से 136 सीटों पर 50% से भी ज़्यादा वोट शेयर था और 146 सीटों पर 50% से कम था। 2019 की अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा जिसपे कि 50% ज़्यादा वोट शेयर था तो बढ़कर 224 हो गई थी। और ऐसे में सीधे तौर पर भाजपा का आपको क्लियर जो एकदम से वोट परसेंटेज बढ़ा था वो आपको समझ में आएगा।
वहीं अगर हम आगे बात करें तो 106 सीटें भाजपा ने वहां जीती जहां थर्ड पार्टी है ही नहीं, मतलब कि सीधा उनका मुकाबला कांग्रेस से था। वहां की बात कर रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में उन्होंने 29 में से 28 सीटें जीती, गुजरात में 26 में से 26, राजस्थान में 25 में से 24, हरियाणा में 10 में से 10, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9, उत्तराखंड में 5 में से 5 और हिमाचल प्रदेश में 4 में से 4। इसके अलावा 124 सीटें इन्होंने वहां जीती थी जहां विपक्षी एकजुटता की गुंजाइश कम थी, मतलब कि फूट पड़ी हुई थी। जैसे यूपी में 80 में से 62 सीटें जीती, कर्नाटका में 28 में से 25 जीती, पश्चिम बंगाल में 42 में से 18 जीती, उड़ीसा में 21 में से 8, दिल्ली में 7 में से 7 और तेलंगाना में 17 में से 4। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को बिहार और महाराष्ट्र में विपक्ष चुनौती दे सकता है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बीजेपी के पास वहां पर इस समय 48 में से 23 सीटें और शिवसेना के पास 18 है, जो कि अब टूट चुकी है। वैसे ही बिहार की अगर बात करें तो बिहार में बीजेपी के पास 17 है, जेडीयू के पास 16 है और एलजेपी के पास 9 सीटें हैं। तो ऐसे में यहां पर सीधा सीधा गणित दिखाई दे रहा है कि भाजपा को टक्कर इस समय देना तो काफी मुश्किल है। तो ऐसे में तरीका आखिर क्या है, यह भी फिर सवाल है। तो विपक्ष अपनी एकजुटता का दावा कई बार करता है, विपक्षी नेता मंच पर साथ भी नजर आते हैं, लेकिन जब बात चुनाव में साथ लड़ने की आती है तो कहीं ना कहीं इसमें दरारें दिखती हैं। हालांकि विपक्ष की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने अपना अपना फॉर्मूला दे दिया है। इनका दावा है कि इनके फॉर्मूले को अपनाकर बीजेपी को हराया जा सकता है। नीतीश कुमार का फॉर्मूला है कि एक पर एक, यानी कि एक सीट पर एक ही कैंडिडेट उनका लड़ाई करे, मतलब बीजेपी के खिलाफ एक ही कैंडिडेट खड़ा हो, अलग अलग पार्टीज अपना कैंडिडेट खड़ा ना करें। वहां से कोई और दूसरी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी तो सीधा सीधा फायदा अपनी ही पार्टी को होगा, मतलब बीजेपी को नुकसान होगा, बाकी पार्टियां उसका समर्थन कर सकती हैं। वहीं ममता बनर्जी का कहना है कि जो जहां मजबूत हो वो वहां पर अकेले लड़े, यानी जिस इलाके में, जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत हो वो वहीं से लड़े और दूसरी पार्टियां उसका समर्थन करें। मसलन बंगाल में अगर टीएमसी मजबूत है तो वही बीजेपी के खिलाफ लड़े, उसके अलावा और कोई दूसरी पार्टी मैदान में ना उतरे। इससे उनका जो वोट परसेंटेज है वो कटेगा नहीं और भाजपा से सीधे तौर पर लड़ाई करने में आसानी होगी। फॉर्मूले तो खैर बहुत बन जाएंगे, लेकिन फॉर्मूले अप्लाई तब होंगे जो विपक्ष वाकई में एकजुट होगा, क्योंकि लड़ाई तो आखिरकार इसी की है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बनेगा, मतलब मोदी नहीं तो कोई और मतलब कौन? इसी सवाल का तो जवाब नहीं मिल पा रहा है। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।